गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? एक चीज पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं इंपल्स। क्या होता है इंपल्स? किसी को याद है? कौन बताएगा इंपल्स? व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स क्या होता है? जब भी कोई बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए लगता है तो उसकी वजह से होने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। याद आया सबको? ऑडियो क्लियर है सबको? है ना? तो हमने लिखा था याद करो, इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई सा फोर्स बहुत कम समय के लिए लग रहा है, मतलब एक सेकंड के भी हजारों हिस्से के समय के लिए लग रहा है, तो फोर्स का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसकी वजह से जो इफेक्ट आया वो इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंपल्स। इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, then its effect is significant. Effect is significant. इफेक्ट की इंपॉर्टेंस होगी और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? significant, and it is called, क्या फॉर्मूला लिखा था इफेक्ट का? इंपल्स का? इट इज कॉल्ड इंपल्स। इफेक्ट नहीं, इंपल्स, है ना? अगर कोई लार्ज फोर्स बहुत लंबे समय तक के लिए लगेगा तो हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, पर अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स लग रहा है छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वहां पर हम फोर्स से ज्यादा किसकी बात करते हैं? उसकी वजह से जो इफेक्ट आया, और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक चीज बताओ, इंपल्स फोर्स से इफेक्ट है। व्हाट इज इंपल्स? इफेक्ट, है ना? तो इंपल्स को हम जे से डिनोट करेंगे, लिखेंगे क्या? फोर्स इनटू वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हमने फिजिक्स में क्या लिखना सीखा है? डेल्टा टी। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन सेकंड। और डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो, है ना? क्लियर है सबको? है ना? माइक बंद करके रखो, जिसका भी माइक चालू है ना, बाहर से इसके माइक बाहर से नहीं जा रहा है। अब देखो, इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखे। कैसे एग्जांपल देखे कि अगर आप सडनली किसी हाइट से जमीन के ऊपर कूदते हो तो आपको बहुत जोर से लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप जमीन से टकराए इस पोजीशन पे, यहाँ पर क्या हुआ? बहुत बड़ा फोर्स लगा फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगा। तो जमीन से टकराते से हड्डियां टूटी, तो इंपैक्ट क्या है? ज्यादा है। पर अगर यहीं पर आपने क्या कर रखा है? यहीं पर आपने क्या कर रखा है? कुछ स्पंज वगैरह लगाया, है ना? मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिक्स बिछा रखी है ना, मैट्रिक्स बिछा रखा है, या आपने सेंट वगैरह डाल रखा है। जब आप कूदोगे तो क्या होगा? जमीन से टकराने का टाइम बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या होगा? टाइम बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या होगा? कम होगा कि इंक्रीज होगा? कम होगा, है ना? इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, इसलिए हमको लगेगी भी कम। तो यही रीजन है कि जब किसी को ऊपर से, जैसे कहीं बिल्डिंग में आपने देखा होगा आग वगैरह लग जाती है, तो किसी को फ्लोर के ऊपर से कूदाना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? ऐसा स्प्रिंग वाला बेल्ट, जिसको हम मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं, उसके ऊपर जंप करवाते हैं। या आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो मॉल्स में जाते हैं तो ऐसे स्प्रिंग वाले बेल्ट के ऊपर जंप करते हैं। अगर जमीन के ऊपर जंप करेंगे तो उनको लगने के चांसेस ज्यादा है, पर जब वो बेल्ट को ऊपर से कूदते हैं इस बेल्ट के ऊपर, तो ये बेल्ट क्या करता है? टाइम पीरियड बढ़ा देता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई हमेशा, है ना? तो देखो, अगर मैंने सेम बच्चे को कहां से कूदाया? ऊपर से कूदाया, सेम हाइट से जमीन के ऊपर, तो मान लो फोर्स 6 लग रहा है और टाइम 1 है, तो इंपल्स कितना हो गया? 6 टाइम्स हो गया, 6 यूनिट हो गया।
पर यहाँ पर मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इंपल्स हमेशा 6 आना चाहिए। अब मैंने उड़ा दिया और टाइम 10 सेकंड की जगह 3 सेकंड डाला तो फोर्स अपने आप कम हो गया, फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया मतलब उसको लगी कम, है ना, उसको लगी कम, है ना, समझ गए सब। और कहा एग्जांपल देखा था हमने इंपल्स का, जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो क्या करता है, बॉल को हाथ से, बॉल और हाथ के टकराने के टाइम को इंक्रीज करता है कि बॉल और हाथ दो आपस में टकराएंगे कैच करते समय, उनके बीच का टाइम पीरियड क्या हो, बढ़े। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंपल्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फोर्स कम होगा मतलब इंपल्स डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, वो तो सबने पढ़ लिया है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो आज हम अर्थ के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया कैसे चल पा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो सबको स्टेटमेंट तो पता है, जनरल सा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट होता है, क्लास 9 का आपको लिखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब फोर्सेस हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेंगे, वेरी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। फोर्सेस कभी भी कोई सा भी फोर्स यूनिवर्स में सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये डेफिनेशन तो आप सभी लोग लिख लो पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। याद है ना सबको, मिटा देना, लिख लोगे ना, मिटा देना। एग्जांपल की हेल्प से समझे, सबसे बेसिक एग्जांपल, अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर पर टेबल है और इस टेबल के ऊपर आपने क्या रख रखी है, बुक रख रखी है, कॉपी रख रखी है, बुक रख रखी है, वॉटेवर, जिसका वजन, जिसका मास कितना है, m मास। आपकी बुक का कुछ मास होता है ना, फिजिक्स की बुक के मास है m मास है ना, केमिस्ट्री की बुक होगी उसका भी कुछ अलग मास होगा, तो उसी कोई सी बुक है जिसका मास क्या है, m मास। अब देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से अर्थ खींचती है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। खींचेगी कि नहीं खींचेगी, तो अर्थ इस बुक को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जिस वजह से ये बुक क्या करेगी, इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी, है ना। तो टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी बुक, कौन सा फोर्स लगाएगी, देखो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, एफबीडी। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा, एफबीडी का कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि अगर एफबीडी बनाते नहीं आया तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। एफबीडी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो मैं उस टेबल का एफबीडी बनाना, किसका एफबीडी बनाने जा रहा हूं मैंने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, टेबल का, तो मैं सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को ध्यान में रखूंगा जो कि टेबल के ऊपर लग रहे हैं। मैं सिर्फ कौन से फोर्सेस को ध्यान में रखूंगा, है ना। तो हमेशा हम कौन से फोर्सेस के लिए एफबीडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। कौन से फोर्स को कंसीडर करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो देखो इसका एफबीडी तो बहुत आसान बन जाएगा। जैसे टेबल की बात करते हैं तो ये टेबल है और बुक टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स लगा पाएगी, अपने वजन की वजह से,
अट्रैक्ट करना चाह रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स जिससे अर्थ क्या करना चाह रही है, इसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। जैसे आप बोलते हो कि सर हमारा वेट है 40 केजी, हमारा मास है 40 केजी, तो आपके ऊपर वेट फोर्स कितना लगा रही है, 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू अगर आप 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। अगली बात समझ में, मतलब अगर आपका वेट 40 मास 40 है और आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो चेयर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो आप, समझ में आया सबको? अच्छा, तो यहाँ पर टेबल का एसबीडी तो काफी आसानी से बन गया। टेबल किस पॉइंट पे, टेबल किस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बुक फोर्स लगा रही है, कौन सा फोर्स लगा रही है, वेट फोर्स लगा रही है mg, और कोई सा फोर्स लग रहा है क्या टेबल के ऊपर अभी, और कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स आएगा, अभी मैं बताता हूं कांटेक्ट फोर्स आएगा। चलो वेट फोर्स लग रहा है mg। दूसरी बात, अब अपन बुक की बात करते हैं, तो देखो बुक और टेबल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो क्या लगता है, कांटेक्ट फोर्स आता है, जो कि हमेशा क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि हमेशा क्या होता है, तो इस है ना बुक के सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और कौन लगाएगा ये फोर्स बुक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है बुक के ऊपर, टेबल लगा रहा है, क्योंकि बुक किसके साथ में कांटेक्ट में है, टेबल के साथ में, तो यहाँ पर बुक ने लगाया R, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है सबको, है ना, और बुक टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है mg, तो देखो यहाँ पर कंडीशन बन रही है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुक ने टेबल के ऊपर वेट फोर्स लगाया, तो टेबल ने बुक के ऊपर कौन सा फोर्स लगा दिया, कौन सा फोर्स लगा दिया, अरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया ना, समझ में आया कि नहीं? देखो बुक ने टेबल के ऊपर वेट फोर्स लगाया mg, ठीक, तो टेबल ने बुक के ऊपर कौन सा फोर्स लगा दिया R, तो इसी को तो हम बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलो अभी दोनों एक साथ लगेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये वाला फोर्स लगा उसके 10 घंटे बाद ये वाला फोर्स आया। तो बेसिकली अच्छी बुक में से आप पढ़ोगे तो एक्शन रिएक्शन आप जनरली किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली लगेंगे एक साथ। अभी हमने समझने के लिए मान लो इसको एक्शन बोल दिया और इसको रिएक्शन बोल दिया, एक को एक्शन बोल दिया एक को रिएक्शन बोल दिया, समझने के लिए क्लियर है ना, एक को एक्शन बोल दिया एक को रिएक्शन बोल दिया, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली चीज दिख रही है ना। क्या ये एफबीडी कंप्लीटेड है? ये तो अभी हमने टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन समझा, क्या एफबीडी कंप्लीटेड है? नहीं। अच्छा, क्या एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे, कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। देखो एक्शन, हमने इसको एक्शन माना है ना, ये किसके ऊपर लग रहा है, टेबल के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है, बुक के ऊपर। दोनों अलग अलग जगह, दोनों अलग अलग लग रहे हैं ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या करेंगे? पर फिर भी जिसने जैसे पढ़ा हुआ अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ रखा हुआ, आपने देखा होगा ये इक्वेशन लिखते हैं r इक्वल्स टू mg, क्यों लिखते हैं तो उसका रीजन अब मैं देता हूं। अब हम एफबीडी कंप्लीट करेंगे। अभी एफबीडी हमारा कंप्लीट नहीं है, दोनों जगह कंप्लीट है। यहां पर एफबीडी को कंप्लीट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने लगाया और अर्थ ने इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया, बुक के ऊपर। अर्थ बुक के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी,
आप लोग को यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट है, R इक्वल्स टू mg लिख सकता हूं, है ना। एक चीज याद रखना, अगर कोई भी बोलता है एक्शन रिएक्शन फोर्स कैंसिल होते हैं क्या, तो आपको क्या बोलना है, जल्दी बताओ। नहीं होता। अच्छा, टेबल के ऊपर एक mg फोर्स लगा और टेबल और बुक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इस टेबल के ऊपर एक और फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये फोर्स कौन लगाएगी, बुक लगाएगी। तो बुक की वजह से टेबल के ऊपर, है ना, बुक की वजह से टेबल के ऊपर भी दो फोर्स लगा है, एक R फोर्स लगा है और एक mg फोर्स लगा है। क्लियर है? और कौन सा फोर्स भूल रहे हो, देखो अभी भी फोर्सेस भूल रहे हो, अभी भी एबिलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। टेबल का एबिलिटी से ध्यान दीजिए। ये टेबल है, ये टेबल के लेग्स है ना। अब टेबल के ऊपर एक mg कौन लगा रहा है, बुक लगा रही है वेट फोर्स, क्योंकि बुक नीचे आना चाहिए, टेबल उसको रोकी हुई। अब टेबल का जितना भी मास है उसको भी तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसको मैं बोलता हूं कैपिटल A इनटू G। है ना, ये वाला फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है और दोनों सरफेस यहां पे कांटेक्ट में थी, तो कांटेक्ट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको हमने बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन, है ना, R1 बोल दिया। अब देखो यहां पर जमीन और टेबल कांटेक्ट में, तो यहां पर कौन सा फोर्स आएगा, क्या आएगा, यहां पे जमीन और टेबल के कांटेक्ट में है ना, तो यहां पर भी कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा R2 और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा R3। ठीक है। अगर टेबल इक्विलिब्रियम में है, सुन लो, टेबल अगर इक्विलिब्रियम में है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। ये टेबल रखी हुई है तो हमेशा किस में रखी रहेगी, रेस्ट में, जब तक कि कोई इसको उठाकर बाहर नहीं कर दे। तो मतलब सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट कितना होगा, आप करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, इन सबका इफेक्ट कितना आएगा, इन सबका इफेक्ट कितना, 0 आएगा। बुक के ऊपर इन दोनों का इफेक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, कि ये वाला एक्शन रिएक्शन है जिसको मैंने ट्रायंगल लिखकर रखा है वो एक्शन रिएक्शन है, कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, कौन सा एक्शन रिएक्शन है बताओ। अरे R और mg एक्शन रिएक्शन तो है, पर ये वाला R और ये वाला mg एक्शन रिएक्शन है, कि ये वाला R और ये स्टार वाला mg एक्शन रिएक्शन है। गलत। स्टार वाला है ना, एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोला है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे आपने बुक रखी थी तो टेबल के ऊपर एक एक्शन हुआ, टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स आया, बुक की वजह से, छोटा mg, है ना, और उसका रिएक्शन क्या आया, उसका रिएक्शन क्या आया, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन नहीं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। ये कहां से आया, ये वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन के हिसाब से नहीं आया। अगर एक्शन रिएक्शन देखना है तो उसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और यहाँ पर सिर्फ mg को रख दो। वो तो हमने जब एक पीढ़ी पूरा कंप्लीट करा तब यहाँ पे बाकी के फोर्सेस आए। ठीक है, समझ गए सब। तो टू एवरी रिएक्शन, देखो रिएक्शन फोर्स कौन सा था, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त से आपने मजाक में क्या करा, मजाक में मस्ती करते करते आपने आपके दोस्त को क्या करा, हाथ मारा, तो आपने क्या कर दिया, एक्शन करा, आपने कुछ एक्शन करा। तो वैसे बुक को अपन ने टेबल के ऊपर रखा तो बुक ने क्या एक्शन करा,
mg फोर्स लगा दिया टेबल के ऊपर। अब आपके दोस्त को आपने हाथ मारा तो आपका दोस्त सीधा तो है, वो भी क्या करेगा, पलट के हाथ मारेगा। उसने क्या करा, रिएक्शन, जैसे बुक ने भी क्या करा, टेबल ने भी क्या कर दिया, रिएक्शन। तो इन दोनों पेयर को हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर जो mg आ रहा था तो अर्थ लगा रही थी इसके ऊपर फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन नहीं। क्लियर है ना? रफ कर दूं? समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, आप लोगों ने वो देखा कि जो आर्मी में राइफल चलाते हैं कई बार, तो राइफल चलाने के बाद जब वो राइफल को शूट करते हैं तो उनका कंधा पीछे की तरफ आ जाता है, उनको झटका लगता है पीछे की तरफ। ऐसा क्यों क्यों भाई? हाँ, तो देखो मान लो ये अपनी मतलब राइफल है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा मत समझना कि सर बिल्कुल बंदूक जैसे AK-47 दिखती है इसी बंदूक बनाने से, है ना, नॉर्मल अपन बना। मान लो ये गन है, अब किसी ने ये गन चलाई तो गन के अंदर क्या थी, बुलेट जितनी तेजी से जितने फोर्स से बाहर निकलेगी, तो ये फोर्स से कौन निकला, ये फोर्स किसके ऊपर लगा, जैसे आपने गन चलाई बुलेट के ऊपर, तो बुलेट के ऊपर क्या करा आपने, एक्शन, और उसका रिएक्शन बुलेट क्या करेगी, जितने फोर्स से बुलेट निकलेगी उतना ही फोर्स बुलेट किसके ऊपर लगाएगी, गन के ऊपर लगाएगी। जितने फोर्स से बुलेट आगे निकली उतना ही फोर्स बुलेट ने किसके ऊपर लगा दिया, गन के ऊपर लगा दिया। तो सडनली आपको क्या लगेगा, गन चलाने के बाद हाथ पीछे आ गया। क्लियर है? वो खिलौने वाली गन में नहीं होगा, नहीं तो आप सोचो सर खिलौने वाली गन से हमने करके देखा तो नहीं होगा, फोर्स लगेगा पर इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपका हाथ पीछे आ जाए। क्लियर है सबको? और देखो यहाँ पर एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। देखो अपन जब चलते हैं तो क्या होता है, देखो मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा इसको। जैसे ये मान लो ये मेरा फुट है, ये पैर है, तो ये पैर जमीन के कांटेक्ट में आता है, ऐसे होता है। अपन जब चलते हैं तो ऐसे पैर से जमीन को धक्का लगा के पुश करते हैं, है ना। कब चलते तो क्या करते हो, आगे वाले पैर से ऐसे करते हो ना, पैर उठाने के लिए करते हो कि नहीं करते? तो जब भी आप जमीन के ऊपर ऐसा पुश कर रहे हो तो जमीन को पुश करते समय आप क्या करते हो, ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगा, क्या लगाया आपने, फोर्स। तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब इसी के परपेंडिकुलर ना, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अर्थ क्या लगाएगी, जमीन क्या लगाएगी, फ्लोर क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स। तो वो रिएक्शन फोर्स कैसा रहेगा, ये रहा रिएक्शन। अब जमीन से कितने डिग्री एंगल पर आपने इंक्लाइन कर रखा है फुट को, थीटा डिग्री एंगल। तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ इस फोर्स को, तो ये फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r cos थीटा, और यहां से ये क्या मिल जाएगा, r sin थीटा। तो देखो r sin थीटा क्या करता है, जमीन पे चलते समय आप पैर ऊपर उठाते हो तो उसमें कौन मदद करता है, रिएक्शन फोर्स r sin थीटा। और जो आप पैर आगे रखते हो वो किसकी वजह से आगे जाता है, कौन से फोर्स की वजह से आगे जाता है, कौन सा फोर्स, जल्दी बताओ, सबको दिख रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, समझ गए सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो एफबीडी का थोड़ा सा, मान लो आपके पास में कंटेनर है, इसके अंदर आपने 3 बॉल रखा है, एक बॉल है M1, एक बॉल है M2 और एक बड़ी सी बॉल है M3। 3 बॉल है। चलो इसमें हम एफबीडी बनाना सीखते हैं, है ना।
एफबीडी बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम एफबीडी किसका बनाने जा रहे हैं, जिसको ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाने जा रहे हैं उसको बाहर निकाल कर देंगे। अभी मैंने बोला था एफबीडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप एफबीडी बनाओ उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखना है, कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से फोर्स लगा रहा है वो देखना है। क्या देखना है, क्या देखेंगे हम, वो फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा बॉल है मास m1, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे m1g। हो गया क्लियर है सबको। अब देखो यहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है कंटेनर के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जैसा लग रहा होगा कंटेनर की वजह से R1। अब यहां पर देखो यहीं पर एक जगह किसके साथ में कांटेक्ट में है, कौन सी वाली बॉल के साथ में कांटेक्ट में है, कंटेनर की वजह से तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या R कंटेनर। अरे बॉल एक दूसरे की भी तो कांटेक्ट में है ना, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएगी कौन सा फोर्स आता है, एक बॉल दूसरी बॉल के कांटेक्ट में है, तो मैंने कांटेक्ट फोर्स नाम इसमें कांटेक्ट फोर्स है, मतलब जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स आएगा। तो ये वाली बॉल और ये वाली बॉल कांटेक्ट में है ना, आएगा कि नहीं आएगा कांटेक्ट फोर्स, जल्दी बताओ। और किसके परपेंडिकुलर आएगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब मेरा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। इधर m3 है तो m3 वाला भी क्या बनेगा, यहां पर ऐसा m3 वाली बॉल आ रही है तो वो भी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। तो ये कौन सी बॉल का एफबीडी हो गया, m1 वाली बॉल का एफबीडी हो गया। समझ गए सब, चलो सबको समझ में आ गया। वरदान है ना, सेकंड वाली बॉल का एफबीडी कैसे बनेगा, बनाओगे, सेम बनेगा डिफरेंट बनेगा थोड़ा, हल तो इधर मुझे कितनी फोर्स लगेगा, m2 वाली बॉल पहला कंटेनर लगाएगा, इधर से नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली बॉल में लगाया नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली बॉल में लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और ये अर्थ लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है बन है ना। तो देखो एफबीडी बनाना आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एफबीडी, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमेशा कौन से फोर्सेस को लिखा हुआ है जो कि बॉडी के ऊपर वेरी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी को याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते, मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, है ना। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन an object, then total momentum of object is conserved।
ठीक है, इसी को आप क्लास 9 में पढ़ के थे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पढ़ा था क्लास 9 में कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या होगा, सेम होगा। तो क्लास 9 में जो आपने डेरिवेशन करा था दो बॉल के टकराने वाला, तो वाला डेरिवेशन घर से करने की कोशिश करना, नहीं होता तो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी जस्ट मैं इसको प्रूव करके बता देता हूं। तो ये आपने लिख लिया है स्टेटमेंट। देखो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, वहां से हम कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन। और जो बॉल वाला आपने क्लास 9 में पढ़ा था वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से करा था, जो कि आपको होमवर्क में करना है। तो देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि F इज इक्वल्स टू dp by dt होता है कि नहीं होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्या मैं इस क्वेश्चन लिख सकता हूं F इक्वल्स टू k dp by dt लिख सकता हूं। अब मैंने क्या बोल दिया, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब F एक्सटर्नल कितना है, F एक्सटर्नल कितना है, 0। तो इसकी वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो 0 इक्वल्स टू k dp by dt। यहां से k को 0 के पास में पहुंचा दिया तो भी क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू dp by dt। अगर dp by dt 0 के इक्वल है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, मतलब मोमेंटम क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यहां से ये प्रूव हो गया। क्लियर है सबको? और क्लास 9 में आपने सीखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे डिराइव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।